Multiplicative theorem on probability. Let capital E and capital F be two events associated with a sample space capital S. Clearly, the set E intersection F denotes the event that both E and F have occurred. The event E intersection F is also written as EF. तो इसमें समझाया गया कि अगर आपके कोई दो इवेंट है ई और एफ़, अगर आप ये लिखते हो ई इंटरसेक्शन एफ़, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों इवेंट अकर हुए हैं, ई भी अकर हुआ है और एफ़ भी अकर हुआ है, और ई इंटरसेक्शन एफ़ को हम ई एफ़ भी लिख सकते हैं. वेरी ऑफन वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एफ. For example, in the experiment of drawing two cards one after the other, we may be interested in finding the probability of the event a king and a queen. The probability of event EF is obtained by using the conditional probability as obtained below. तो देखो, अगर हमें EF की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे. जैसे एग्जांपल लिया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम दो कार्ड एक के बाद एक उठा रहे हैं और हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि जो हम कार्ड उठा रहे हैं वो किंग और क्वीन दोनों हो, वही हो. ठीक है, तो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वी नो दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई given that event f has occurred is denoted by p e slash f and is given by p e slash f is equals to probability e intersection f upon probability of f. From the result we can also write, मतलब हमने दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपको ये तो पता ही है कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, सिमिलरली हमने जैसे ई स्लैश एफ लिखा है, हम एफ स्लैश शी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले. यहाँ से भी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है. जब ये बराबर दोनों इक्वेशन, ये वाली जो है आपकी दोनों सेम है इधर के लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए. दिस इज़ नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. इस एक्सप्रेशन को ही हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर बेस्ड मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में. पहला है, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक के बाद एक हम निकालें, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों जो बॉल हैं वो ब्लैक हों. तो आप कैसे निकालोगे, जब आपने पहला निकाला तो आपकी ब्लैक बॉल हो, तो आपकी ब्लैक बॉल कितनी है 10 और टोटल बॉल कितनी हो गई 15. तो ब्लैक बॉल निकलने की पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/15. अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी अब आपकी कितनी रह गई ब्लैक 9 बॉल्स रह गई और टोटल बॉल कितनी रह गई 14. एक एक कम हो गया, तो जो सेकंड बॉल होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/14 और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी ई इंटरसेक्शन है दैट इज़ इक्वल टू 10 × 15 × 9/14. ये ऐसा क्यों हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पर प्लस क्यों नहीं किया. मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इसके अकरेंस के बाद, मतलब 10/15 के अकरेंस के बाद हमारी 9/14 वाली वैल्यू आई है. तो मतलब 9/14 पूरी डिपेंड कर रही है जो ये 10/15 हो चुका है उससे. दैट इज़ वाई वी यूज़ द मल्टीप्लिकेशन साइन इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडिशन साइन. ठीक है, तो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी एंड दैट कैन बी रिटन एज दिस वे. मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स. अगर आपके पास 2 इवेंट हो, 2 से ज़्यादा इवेंट हो, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या होता है. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे आपने ले लिया ई एफ जी, आपके 3 इवेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कैन बी रिटन लाइक दिस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिस एंड दिस, मतलब टोटल आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्लैश ई एफ. ठीक है, ऐसी आप 4 की भी लिख सकते हो, 5 की भी लिख सकते हो. चलिए अब इस पर बेसिक एग्जाम्पल करते हैं. 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are kings and the third card drawn is an ace?
ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट के डिनोट्स द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग and capital A be the event that the card drawn is ace. Clearly we have to find out P, probability of K, K and A. K, king, king and ace. Now पहले हमने probability of K निकाली. किंग कितने होते हैं आपके उसमें कार्ड्स में 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52. तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52. ठीक है, अब नाउ वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ के एंड के, मतलब हम सेकेंड चांस में भी विदाउट रिप्लेसमेंट दोबारा हम क्या चाह रहे हैं, किंग हो. तो कैसे निकालोगे, देखो आपने निकाल ली कि एक किंग हो गया, यानी एक किंग आप निकाल दो, तो 4 में से कितने रह गए 3. अब आप एक पत्ता भी आपने निकाला 52 में से एक कार्ड आप निकाल चुके, तो रेस्ट कितने बचे 51. तो सेकेंड किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी 3/51 विच इज़ टोटली डिपेंड अपॉन 4/52. ठीक है, ये तो आपका हो गया इसका. अब आए थर्ड में, अब हम क्या निकाल रहे हैं एस. एस कितने होते हैं कार्ड में 4. कार्ड कितने बच गए हमारे पास, क्योंकि हम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 52 में से, तो कितने बच गए 50. तो एस निकालने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4/50. अब ये तीनों इवेंट्स जो हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये जो आपके लास्ट 2 इवेंट्स जो हैं वो वेरी फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तभी उसकी वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है. दैट इज़ वाई जब हम प्रोबेबिलिटी के ए निकालेंगे, इनके बीच में हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ एडिशन. ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे पर टोटल डिपेंड कर रही है. नाउ राइट डाउन, नाउ नोटिस इंडिपेंडेंट इवेंट. Consider the experiment of drawing a card from a deck of 52 playing cards in which the elementary events are assumed to be equally likely. If capital E and capital F denotes the event, the card drawn is a spade and the card drawn is an ace respectively, then अगर आपने E जो है वो क्या लिखा है कि क्या है इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, और F का है कि इट इज़ एन एस. तो स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, स्पेड आपके कितने होते हैं 13 होते हैं, टोटल कार्ड आपके 52 हैं, तो 13/52. और एस आपके कितने होते हैं 4 होते हैं, टोटल कार्ड कितने 52. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी आपकी 4/52, ई हो जाएगी 13/52. दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/13. ऑल्सो ई एंड एफ इज़ द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज़ द एस ऑफ स्पेड. क्या कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी क्या होनी, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा कि आपने जो कार्ड निकाला है वो क्या होगा स्पेड का होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इंटरसेक्शन की 1/52, क्योंकि स्पेड का कार्ड एक ही होगा, टोटल कार्ड आपके 52 हैं, तो 1/52. ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F आपने निकाला तो आपकी फॉर्मूले में रख दी, ये आ जाएगी 1/4. Probability of E is equals to 1/4 is equals to probability of E/F. We can say that the occurrence of the event F has not affected the probability of occurrence of the event E. क्योंकि हमारी probability of E बराबर आ गई probability of E/F में, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे probability of E में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि F occurrence हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, ये वाली probability क्या होती है, जब F अकर हो गया तब आप निकाल रहे हो, वो भी 1/4 आ रही है, और वैसे भी हमने निकाली थी वो भी 1/4 आई, यानी ई पर इवेंट एफ के अकर होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, ऑल्सो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल ली, यानी इसमें भी यही मतलब हुआ कि एफ इवेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इवेंट ई अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा. इसीलिए हम कहते हैं ई और एफ जो होंगे दो इवेंट्स होंगे सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द अदर. सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं, जिनके पर आपकी एक दूसरे की अकरेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी पर, वो कहलाते हैं आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ये इन लोगों को बताया कि कब आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं. तो E इंटरसेक्शन F को आप ऐसे करके इस वे में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने इसको बताया ये क्या है, सीधे सीधी F है. जब आप कह रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी F पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा E के अकरेंस पर. या हम ये कब लिख सकते हैं, जब E और F आपके कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो. तो ये 3 कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं इंडिपेंडेंट पर.
जो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर समझाया न्यूमेरिकल में।